नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की दोनों गठबंधन में एक ऐसे सहयोगी जो कि युवा है, लेकिन अपने अपने गठबंधन में उनकी भूमिका ऐसी बन चुकी है जैसे न उन्हें निगला जा सकता है न उन्हें उगला जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की, जिन्होंने लगातार विगत एक महीने के अंदर नीतीश कुमार की नाक में दम करके रखा है। कभी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की बात करते हैं, कभी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की बात करते हैं और कभी नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार को ही घेर लेते हैं। वही महागठबंधन में मुकेश सहनी भी अपने गठबंधन के सबसे बड़े दल मतलब राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव के लिए आप कह सकते हैं कि या तो नाक के बाल बनने के चक्कर में है, वो नाक का बाल समझते हैं आप, मतलब जिनके बिना तेजस्वी यादव का काम नहीं चल सकता हो, या फिर गले की फांस, मतलब जो जान लिए बगैर छोड़ेगा नहीं। दोनों के दोनों एक ऐसे चेहरों के रूप में, युवा चेहरों के रूप में बिहार की राजनीति में उदय हुआ है जो वर्तमान में अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये दो ऐसे नींबू हैं कि जिसको अगर दूध में गाड़ दिया जाए तो दूध को फाड़ देगा, या फिर उसी नींबू को अगर पनीर बनाना है तो पनीर बनाने के लिए भी नींबू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब दूध को बर्बाद करने के लिए भी और दूध से पनीर बनाने के लिए भी नींबू का जिस प्रकार से इस्तेमाल होता है, या चीनी भी कर सकते हैं आप, दोनों भूमिका में है, नींबू भी है चीनी भी है। चीनी कैसे? अगर आप दूध में डाल दीजिए मीठा हो जाएगा, लेकिन अलग अलग जगहों पर ये दोनों अपने गठबंधन के सहयोगी के लिए अगर सब कुछ सकारात्मक रहा तो पनीर भी बनाएंगे, शरबत भी बनाएंगे, दूध को मीठा भी करेंगे। लेकिन अगर इनकी उपेक्षा हुई, अगर इनकी मनकी नहीं की गई तो फिर ये वो नींबू है जो दूध को फाड़ भी सकता है, दूध को बर्बाद भी कर दे सकता है। तो इस भूमिका में चिराग पासवान भी है और मुकेश सहनी भी है। चिराग पासवान के बारे में जैसे मैंने कहा कि विगत दिनों लगातार आप देख लीजिए, कभी ऐसे बयानबाजी करना जिससे कि नीतीश कुमार असहज हो जाते हो, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी असहज हो जाता हो। नीतीश कुमार के बयान पर सफाई देना बीजेपी के लिए भी और जनता दल यूनाइटेड के लिए भी कितना मुश्किल हो रहा है, इस बात की केवल आप कल्पना कर सकते हैं। जब चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता या नेता जब ये बयान देते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ें, तो छोटी सी बात है। जो व्यक्ति चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं तो विधानसभा चुनाव केवल बिहार में विधायक बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए तो लड़ेंगे नहीं। अगर कोई केंद्र में मंत्री है, अपनी पार्टी का सर्वोच्च नेता है, रामविलास पासवान के बेटा हैं, बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता हैं, पासवान समाज के एक छत्र नेता हैं, उनके इशारों पर पासवान वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है, वो व्यक्ति एक सामान्य विधायक बनने के लिए तो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। और साथ में जब वो जोड़ते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं कि विधानसभा भी लड़ना चाहते हैं और पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि विधायक सीएम भी बनिए, लेकिन तीसरी तरफ एक और बयान दे देते हैं कि बिहार में वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। मतलब एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जिससे कि चिराग पासवान के अगले कदम के बारे में अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल है। एक अंग्रेजी में कहावत है, आइदर यू लव हिम और यू हेट हिम बट यू कैन नेवर इग्नोर हिम। मतलब आप उनसे प्यार कर सकते हैं, उनसे नफरत कर सकते हैं, बट आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जैसे नीतीश कुमार ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में
जब नफरत किया चिराग पासवान से तो चिराग पासवान तो डूबे ही, नीतीश कुमार को भी डुबा दिया। मतलब हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये बात चिराग पासवान ने करके दिखा दिया 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वही चिराग पासवान जब एनडीए के साथ आ गए तो फिर नीतीश कुमार का भाग्योदय हो गया, भाग्य बदल गया। आज केंद्र की सरकार नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसदों पर निर्भर है। मतलब नीतीश कुमार को किंग मेकर बना देने में जो अंतर पैदा किया वो अंतर चिराग पासवान ने पैदा किया। तो चिराग पासवान की भूमिका स्पष्ट है, लेकिन लगातार चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी के लोग नीतीश कुमार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे ऐसे सवाल छोड़ते जा रहे हैं जिससे कि ये दोनों बड़े दल और विशेष रूप से नीतीश कुमार, मैं इसलिए बीजेपी की बात कम कर रहा हूं इसलिए कि लगता ऐसा है कई बार, इस बार ही नहीं बल्कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी, कि चिराग पासवान ने जितना भी खेल किया सबका सब बीजेपी के नेतृत्व के इशारे पर किया। और इस बार भी लग ऐसा ही रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से ही चिराग पासवान ये सब कुछ, ये सौदेबाजी जो होता है, राजनीतिक सौदेबाजी की बात मैं कर रहा हूं, ये सब कुछ चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत से ही कर रहे हैं और इसका मकसद है नीतीश कुमार को कमजोर करना। तो सवाल है कि नीतीश कुमार भी तो कोई छोटे मोटे रणनीतिकार है नहीं। बिहार की, देश की राजनीति में भले ही चाणक्य अमित शाह कहलाते होंगे, लेकिन बिहार की राजनीति के चाणक्य तो नीतीश कुमार है। ये नीतीश कुमार ने साबित किया है कि चाहे 1 नंबर की पार्टी हो तब भी मुख्यमंत्री, 2 नंबर की पार्टी हो तब भी मुख्यमंत्री, 3 नंबर की पार्टी हो तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, चाहे कितना भी गोलियों की बौछार है। तो ये चीजें नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में साबित किया है कि नीतीश कुमार ही सबसे बड़े चाणक्य है। वही स्थिति अगर हम बात करते हैं महागठबंधन की, ये बात सच है कि मुकेश सहनी को अब तक जितनी सफलता, चुनावी सफलता चिराग पासवान को मिली है, वो चुनावी सफलता अब तक मुकेश सहनी को नहीं मिल सकी है। उसके सबसे बड़े कारण, जहां तक मेरा मानना है, वो ये है कि हर चुनाव दर चुनाव मुकेश सहनी गठबंधन बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, इसलिए मुकेश सहनी को खुद को डिफेंड करने में परेशानी होती है। दूसरा कारण कि मुकेश सहनी केवल जमीन पर अपने पार्टी का संगठन के निर्माण पर ध्यान कम दे रहे हैं। तीसरा, एक रणनीतिक गलती मुकेश सहनी से होती रही है, लगातार होती रही है, कि मुकेश सहनी की पार्टी की जो पहचान है कि यह मल्लाहों की पार्टी है। जैसे आरजेडी, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, आरजेडी पर कितने भी आरोप लगते हैं कि आरजेडी यादववाद करती है, फिर भी आरजेडी अगर 144 विधानसभा सीटें लड़ती है तो 52-53 जो है यादव जाति के लोग लड़ाते हैं। आरजेडी जब 22 लोकसभा सीटें लड़ती है तो 9, 10, 8, 9, 10 कम से कम यादवों को लड़ाती है। मतलब आबादी आप गिनते रहिए कि यादव 14% है, लेकिन तेजस्वी यादव 33%, 40% तक यादवों को चुनाव लड़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारा बेस वोट है वो यादव है। लेकिन मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं? अभी तक मुकेश सहनी इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि अगर वो मल्लाहों के सन ऑफ मल्लाह हैं, विकासशील इंसान पार्टी है, उनकी पहचान बनी है कि सहनी वोट के एक तरह से सहनी समाज की आशा की किरण राजनीतिक रूप से मुकेश सहनी बने हैं, तो उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी पार्टी से सहनी समाज के लोग अधिक से अधिक चुनाव लड़े। तो ये कमी है। लेकिन दांव कितने बेहतर खेल रहे हैं मुकेश सहनी, ये देखिए। मुकेश सहनी एक ऐसा, जैसा चिराग पासवान की स्थिति एनडीए में, वैसे ही महागठबंधन में मुकेश सहनी ने जो पासा फेंका कि डिप्टी सीएम बना, पिछला बार भी फेंका था 2020 में, लेकिन पिछले बार इस बार में अंतर क्या था, मैंने एक और वीडियो में बताया था आपको। मुकेश सहनी से के साथ जो डिप्टी सीएम बनाने का कमिटमेंट तेजस्वी यादव ने किया था, वो किया था बंद कमरे में। परिणाम क्या हुआ? अंतिम क्षण में तेजस्वी यादव जब मुकर गए, उनके लिए सीटों की घोषणा नहीं हुई, डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा नहीं हुई, तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले याद होगा आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलकर
मुकेश सहनी ने आरोप लगाया था कि पीठ में छुरा भोंका गया, मतलब धोखा दिया गया। वो गलती इस बार मुकेश सहनी नहीं करना चाहते हैं। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से पहले ही सार्वजनिक रूप से घोषणा कराना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। एक है। दूसरा, सीटों के मामले में भी मुकेश सहनी लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि कम से कम 30 सीट तो उनको मिलना ही चाहिए। वैसे डिमांड 60-40 का होता है, वो अखबारों में है, लेकिन 30 सीट पर मुकेश सहनी अड़े हुए हैं। चिराग पासवान भी उधर 30 पे अड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये दो ऐसे युवा चेहरे हैं जो अपने अपने गठबंधन के लिए नाक के बाल भी हैं, मतलब बहुत उपयोगी भी हैं और गले की फांस भी हैं। अब थोड़ी सी गलती गठबंधन प्रमुख की, नाक के बाल और गले की फांस, कितना 3 इंची लगभग का दूरी होगा, 2 से 3 इंची का मैक्सिमम, बस उसी में आर या पार वाली स्थिति में इन दोनों ने पहुंचा दिया है अपने अपने गठबंधन के बड़े दलों को। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।